Hello dear students, so again I am with you regarding amalgamation of companies. So today I am taking the most important sum of amalgamation, that is regarding treatment of dissentient shareholders. तो फ्रेंड्स, हमारे साथ कई बार कंपनी में हमारे डिसेंटिंग शेयर होल्डर भी होते हैं, जिनको हम कहते हैं विरोधी शेयर होल्डर, यानी वो शेयर होल्डर जो हमारी कंपनी की पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार होते हैं. तो देयर इज़ द इम्पॉर्टेंट सम, वन इम्पॉर्टेंट सम रिगार्डिंग दिस अमलगामेशन, दैट इज़ डिसेंटिएंट शेयर होल्डर्स. तो ये आज हम ट्रीट करेंगे, कैसे इनको हम इशू करेंगे, कैसे इनकी हम परचेज कंसीडरेशन करेंगे. तो दैट विल बी द इम्पॉर्टेंट सम. तो दोस्तों, आज मैं ले रहा हूँ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स. तो इनको हम डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स भी कहते हैं इन अमलगामेशन में, क्योंकि यहाँ पे हमारे कई शेयर होल्डर वो अलग ही रहते हैं नॉर्मल शेयर होल्डर से, बिकॉज दे डोंट वांट टू मिक्स अप देयर नेचर. उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हमारी कंपनी की. तो यहाँ पे इसलिए उनको कहते हैं डिसेंटिएंट शेयर होल्डर. तो एक हमारा यूनिक सम है अमलगामेशन में. तो इनकी हम परचेज कंसीडरेशन पहला हमें करना होगा, जो हम परचेज कंसीडरेशन वेंडर कंपनी की कैलकुलेट करते हैं. देन ट्रीटमेंट, और हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, हाउ टू ट्रीटमेंट ऑफ देयर पेमेंट्स, तो उनकी पेमेंट एटसेट्रा, हाउ टू वी हैव टू डील, तो कैसे हम डील करेंगे. तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सम होगा फॉर CA लेवल स्टूडेंट्स, फॉर BCom लेवल स्टूडेंट, फॉर CS लेवल स्टूडेंट. तो हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ये जो वीडियो है दैट मस्ट बी दे सी कम्प्लीटली. तो मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में क्लियरली कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो लेक्चर को पूरा देखें कम्प्लीटली. दे हैव टू अंडरस्टैंड. ये नहीं कि हमने 1 और 2 मिनट अपना स्कैन किया एंड वी विल बी अंडरस्टैंडिंग. हमें इसमें पूरे कंसेप्ट को देखना है, पूरा ट्रीटमेंट देखना है, कैसे हमने PC फाइंड आउट की, कैसे हमने एसेट को क्लोज किया. तो दोस्तों, अब मैं शुरू कर रहा हूँ. ये हमारा सम है 23 इन ए फेमस बुक. तो यहाँ से मैंने बैलेंस शीट ली है. अब कहते हैं एक्स कंपनी लिमिटेड एग्री टू एक्वायर ए गोइंग कंसर्न, दैट इज़ ए वाई कंपनी. अब दोस्तों, वाई कंपनी जा रही है जो गोइंग कंसर्न है. तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी जो वेंडर कंपनी होगी दोस्तों, वो होगी वाई कंपनी, और हमारी जो परचेजिंग कंपनी है जो उसको एक्वायर कर रही है दैट विल बी एक्स कंपनी. तो पहले हमें काम करना होगा वाई कंपनी का, बिकॉज दैट इज़ ए वेंडर कंपनी. तो वेंडर कंपनी की हमें एसेट को यहाँ पे पहले उसको ब्लॉक करना होगा, हमें क्लोज करना होगा. अब यहाँ पे हमारे पास एडजस्टमेंट है, एक्स कंपनी लिमिटेड टू कवर ऑल एसेट. अब परचेजिंग कंपनी ने सारी एसेट ली हैं और सारी लायबिलिटी ली हैं subject to retention of 15,000 cash to provide the cost of liquidation, income tax and to satisfy dissenting shareholder. अब यहाँ पे जब भी दोस्तों हमारे सम में PC के बारे में लिखा होता है कि उन्होंने 15,000 रुपये कैश को लीव किया बैलेंस शीट में, तो हमें 15,000 यहाँ पे लीव करना पड़ेगा जब हम अपनी एसेट को क्लोज करेंगे, क्योंकि वेंडर कंपनी ने खुद अपनी लायबिलिटीज़ कुछ पे करके जानी है, कुछ उन्होंने कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन पे करना है, कुछ इनकम टैक्स पे करना है, और उन्होंने डिसेंटिंग शेयर होल्डर को पे करना है. तो दोस्तों, सबसे पहला काम है लेट अस कैलकुलेट परचेज कंसीडरेशन. अब दोस्तों, यहाँ पे मैं परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करने जा रहा हूँ एंड वी हैव टू सी इट केयरफुली. कैसे हम कैलकुलेट करते हैं. अब दोस्तों, यहाँ पे जो वेंडर कंपनी है वो हमारी है वाई कंपनी, जिन्होंने PC को टेक ओवर करना है, यानी देयर इज़ ए प्राइस फॉर सेलिंग ऑफ वाई कंपनी. प्राइस को हम PC कहते हैं. अब यहाँ पे इन्होंने कैसे बनाया PC दोस्तों, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कंसीडरेशन फॉर द सेल इज़ द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर टू द शेयर होल्डर टू द वेंडर कंपनी ऑफ 1 शेयर 150 पेड अप इन द एक्स लिमिटेड फॉर एवरी 2 शेयर्स इन द वाई कंपनी. अब कहते हैं जितने 2 शेयर्स ऑलरेडी जिनके पास 2 शेयर्स हैं उनको हम 1 शेयर देंगे इन द फॉर्म ऑफ PC.
तो दोस्तों अब यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि ऑलरेडी हमारी इशूड कैपिटल में, दोस्तों अब हमें ये भी ध्यान देना है, हमें लेना होता है इशूड कैपिटल। तो यहाँ पे हमारी जो इशूड कैपिटल है वो है 20,000। तो हमें ऑथोराइज्ड नहीं लेनी, हमें सब्सक्राइब्ड लेनी है। तो यहाँ पे सब्सक्राइब्ड भी हमारी 20 है और इशूड भी हमारी 20 है। तो हमें यहाँ पे प्रेफर करना होगा सब्सक्राइब। तो सबसे जिनके नीचे अंडरलाइन नहीं होगी बैलेंस शीट में, हमें वो लायबिलिटी को प्रेफर करना, बिकॉज दैट इज़ रियली कैपिटल। तो अब आएगा 20,000 शेयर 30 कॉल्ड अप। अब यहाँ पे 30 कॉल्ड अप है। अब यहाँ पे कहते हैं कि हमने 2 शेयर के बदले, 2 शेयर्स के बदले हमने 1 शेयर इशू करना है पीसी का। अब दोस्तों यहाँ पे 100 शेयर हमारे डिसेंटिंग भी हैं, इनका ट्रीटमेंट हम अलग करेंगे। हमें यहाँ पे नोट करना है, इनका ट्रीटमेंट अलग होगा। हमें पहले नॉर्मल कैपिटल देखनी है 20,000। अब इसमें पहला काम होगा दोस्तों, जब भी हमें पीसी देखनी है, अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ नॉर्मल कैपिटल। तो हमें नेट पेमेंट मेथड में पहले नॉर्मल इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब देखनी है, दैट इज़ 20,000 गिवन इन बैलेंस शीट। दोस्तों अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो वहाँ पे 20,000 गिवन है। इसमें हम लेस करेंगे डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। अब हमारे डिसेंटिंग शेयर्स कितने हैं दोस्तों, ये हैं हमारे 100, इनका ट्रीटमेंट अलग करेंगे। अब नॉर्मल कैपिटल मानी जाएगी 19,900 शेयर्स। तो दोस्तों पहले हमें डिसेंटिंग को लेस करना है व्हेन एवर वी हैव टू कैलकुलेट द पीसी। तो ये हमें नोट करना है। तो हमारे नॉर्मल शेयर जो हो गए वो हो गए 19,900। अब हमारा पे करने का तरीका होगा, फॉर एवरी 2 शेयर वी हैव टू इशू 1 शेयर। अब कंपनी ने 2 शेयर के बदले, उन्होंने 1 शेयर इशू करना है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं फॉर एवरी 2 शेयर्स। अब यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एवरी 2 शेयर्स कंपनी हैज़ टू इशू। अब कंपनी ने पीसी के लिए कितना शेयर देना है, दैट इज़ ए 1। इफ़ इट इज़ 1 तो ये हमारा मैथ हो जाएगा 1/2। तो अगर हमारी कंपनी ने 19,900 नॉर्मल शेयर देने हैं तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे जो हमें पीसी के लिए देने हैं, ये बनेंगे 9950 शेयर्स। तो दोस्तों पहले हमें पीसी में डिसेंटिंग को लेस करना है, रिमेनिंग शेयर जो हमारे होंगे 19,900। अब इसका हम लगाएंगे 2 शेयर के बदले इशू करेगी कंपनी 1 पीसी के लिए। अगर 19,900 होंगे तो कितने नेट शेयर होंगे, 9950, ये हमारे नेट शेयर होंगे। अब इसको मल्टीप्लाई हम दोस्तों करेंगे 50 से, क्योंकि हमारी पेड अप है 50, तो हमें 50 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारी जो पीसी बनेगी दोस्तों, ये बनेगी 4,97,500। तो ये हमारा पीसी का आंसर होगा। तो हमने जो पेड अप कैपिटल है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हमने शेयर निकाले, नॉर्मल शेयर, उसको मल्टीप्लाई 50 से किया, तो ये हमारा बनेगा 4,97,500। तो ये हमारी दोस्तों पीसी होगी। तो हमने इसके बेस में दोस्तों, यहाँ के बेस में, इतनी वर्डिंग के बेस में, और हमने 100 को यहाँ से लेस भी किया क्योंकि इनका ट्रीटमेंट हम अलग करेंगे। तो ये हमारी इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट होगी। तो इसको कहते हैं नेट पेमेंट मेथड। अब ये जो शेयर मिले हैं दैट इज़ ए काइंड ऑफ पीसी इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। अब ये हमारा शेयर की फॉर्म में मिला है कंपनी को। तो वाई कंपनी ने अपने आप को सेल किया और एक्स कंपनी से ये 4,97,500 लिए इन द फॉर्म ऑफ शेयर। तो दोस्तों पहला हमारा काम होता है परचेज कंसीडरेशन, ये हमने कैलकुलेट कर ली है। अब मैं आता हूँ जर्नल एंट्री में। तो अब हमारा जो काम होगा वो होगा रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज। तो दोस्तों अब हम जर्नल एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे मैं जर्नल एंट्री करता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इन द बुक्स ऑफ, तो वेंडर की बुक्स में होता है इन द बुक्स ऑफ वेंडर।
कंपनी और वेंडर कंपनी यहाँ पे होगी हमारी वाई कंपनी। तो इसकी हम जर्नल एंट्री करते हैं। तो पहला हमारा काम होता है हमें बैलेंस शीट को क्लोज़ करना। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारी टोटल एसेट्स कितनी है 8,60,000। अब यहाँ पे हमने सारी एसेट लायबिलिटी ली है, लेकिन रिटेंशन यानी 15,000 कैश को छोड़ के ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट 15,000, क्योंकि ये वेंडर खुद पे करके जाएगा, वेंडर ने खुद पे करना है। तो इसके लिए हमने 15,000 को लीव कर दिया। तो यहाँ पे हमारी सारी एसेट बनती हैं बाई 8,60,000। और दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पे कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं है, नहीं तो ये शेयर होल्डर फंड में क्लोज होता है। तो यहाँ पे कोई भी नहीं, इसका मतलब ऑल टोटल एसेट हैं, लेकिन हमें 15,000 को रिटेन कर देना है। तो अब हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पे आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड। अब हमने सारी एसेट को क्लोज किया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स। तो हमने दोस्तों यहाँ पे किया 8,60,000 माइनस 15,000। तो मैंने क्लियर लिख दिया, क्योंकि 15,000 वेंडर ने खुद पेमेंट करनी है, वेंडर कंपनी खुद पे करेगी, इसलिए उन्होंने अपने लिए 15,000 रख लिए रिटेंशन। ये हमारी एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिटेंशन ऑफ 15,000, ताकि वो अपनी पेमेंट कुछ अपने टैक्स वगैरह खुद पे करके जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 15,000 को रख दिया। अब हमें लायबिलिटीज़ को भी क्लोज करना है। तो अब मैं करता हूँ लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिटेड, ये हम बुक वैल्यू पे करते हैं दोस्तों टू। अब यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन। अब हम लायबिलिटीज़ को भी क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटी हमारे परचेज़र ने ली है। अगर मान लो हमारा परचेज़र नहीं लेता तब हम लायबिलिटी को नहीं ट्रांसफ़र करते, लेकिन हमारी एसेट और लायबिलिटी दोनों ली हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास है ओनली लायबिलिटी क्रेडिटर्स। अब दोस्तों यहाँ पे ओनली हमारी लायबिलिटी जो है वो है क्रेडिटर्स। ये हमारे पास गिवन है 75,000। तो ये हमने ले लिया। तो यहाँ पे हमने लायबिलिटी को भी क्लोज किया और रियलाइजेशन। अब थर्ड स्टेप होता है दोस्तों हमारी एंट्री का, वो होता है पीसी ड्यू, परचेज कंसिडरेशन ड्यू। अब हमने एंट्री करनी है एक्स कंपनी अकाउंट डेबिटेड। अब एक्स परचेजर है, तो यहाँ पे आएगा टू रियलाइजेशन। अब उन्होंने एक्स कंपनी से पीसी ड्यू की है, जिसको कहते हैं, ये हमारी जो होती है पीसी ड्यू की एंट्री है। और यहाँ का आंसर हमने अभी कैलकुलेट किया है, ये बनेगा 497,500। नॉर्मल शेयर होल्डर से हमने ली है, तो ये बनेगा 497,500। अब इनको मिल भी गई है पीसी रिसीव करने की एंट्री, तो ये बनेगी शेयर्स अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि ऑल पीसी इन द फॉर्म ऑफ शेयर। तो यहाँ पे बनेगा शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कंपनी अकाउंट। तो ये आएगा 497,500। तो ये भी हमने शेयर की फॉर्म में रिसीव कर लिया। तो यहाँ तक दोस्तों हमने कर लिया है। अब यहाँ पे एक नई बात है, जो हमारे वेंडर ने दोस्तों 15,000 लीव किया था, अब उनकी पेमेंट हमारे वेंडर ने ही पे की है, जिसमें कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन भी आ जाती है। अब यहाँ पे हमें अलग अलग पॉइंट किया हुआ है, तो यहाँ पे हम पे करेंगे। तो अब हम एक एंट्री और कर रहे हैं वेंडर को कि पे करके जाएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड। दोस्तों यहाँ पे मैं कर रहा हूँ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, वेंडर ही पे करके जाएगा और ये आएगा टू बैंक। अब दोस्तों हमारी एडजस्टमेंट में गिवन है, तो यहाँ पे अगर सम को देखें तो यहाँ पे हमारे वेंडर ने एक तो 2500 कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन पे किया, इनकम टैक्स पे किया और डिसेंटिंग शेयर होल्डर को भी पे किया। तो दोस्तों जो पे कर रहा है उसकी हम एंट्री करेंगे। तो पहले हमने दी है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, वो हैं 2500 और इनकम टैक्स 7500। तो यहाँ पे मैंने 10,000 इकट्ठा कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 2500 और 7500 टैक्स और कॉस्ट ये हमारा
हमारा वेंडर पे करके जा रहा है तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू बैंक और वेंडर ने खुद पे किया। अब डिसेंटिंग शेयर होल्डर को भी दोस्तों पे किया। अब देखें डिसेंटिंग होल्डर को क्या पे किया। अब डिसेंटिंग को उन्होंने 32 रुपये 50 पैसे पर शेयर और हमारे 100 डिसेंटिंग शेयर होल्डर हैं इनको पे किया, यानी उन्होंने पे किया 3250, ये उन्होंने पे किया। अब दोस्तों अगर हम देखें एक्चुअली हमारी कैपिटल कॉल्ड अप नॉर्मल है 30, लेकिन यहाँ पे डिसेंटिंग को हम पे कर रहे हैं 32.50। तो दोस्तों जब भी हम ज़्यादा पे करते हैं या वेंडर कंपनी ज़्यादा पे करती है मोर देन रिक्वायरमेंट तो उसको हम कह सकते हैं लॉस हुआ है। अब यहाँ पे हम एंट्री करेंगे डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड। अब यहाँ पे इनका बनता था वैसे 3000, क्योंकि 30 का नॉर्मल है, 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमें देने थे वैसे 3000। 30 हमारी कॉल्ड अप है, लेकिन हमने यहाँ पे ज़्यादा पे किया। जो ज़्यादा पे किया, जो हमने डिसेंटिंग को ओवर पे किया, वो हमारा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉस हमारा डेबिट होगा 250 और 2 यहाँ पे हम करेंगे बैंक। अब वेंडर कंपनी उनको ओवर पे करके जा रही है, यानी उनकी रिक्वायरमेंट 3000 थी और हमारी डिटेल में अगर हम चेक करें तो डिसेंटिंग ने जो हमारे डिसेंटिंग को पे किया गया वेंडर कंपनी ने उनको दिया 3250। तो एक्चुअली उनका 30 रुपीज़ के हिसाब से बनता था 3000, तो उनको 250 ओवर पे किया गया। तो इसका मतलब दैट विल बी ए काइंड ऑफ लॉस, ये हमारी वेंडर के लिए लॉस होगा। तो इतना हमने कर दिया। अब हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। अब जैसे हमारी रियलाइजेशन के ट्रांजैक्शन पूरे होते हैं, अब वेंडर कंपनी अपना रियलाइजेशन बनाएगी और चेक करेगी कि उनको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। यहाँ पे हम देखते हैं पहला नंबर हमारा होता है कि हम एसेट को क्लोज़ करें। तो हमने एसेट को क्लोज़ किया 8,45,000। हमने लायबिलिटी को भी क्लोज़ किया, यानी क्रेडिटर को क्लोज़ किया 75,000। फिर हमने एक्स कंपनी से पीसी ड्यू की, ये आया 497,500। उसके बाद हमारे पास हमने कॉस्ट, वेंडर ने कॉस्ट पे की, लिक्विडेशन और इनकम टैक्स की वो भी हमने किया, और जो हमने डिसेंटिंग को ओवर पे किया तो यहाँ पे 250 का हमारे पास जो पॉइंट बनता है एंट्री में वो हमने लिया। तो ये सारी एंट्री हमने कर दी हैं। अब इसमें हम देखना चाहते हैं कि हमें लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। तो अगर लॉस होगा तो वो क्रेडिट में आएगा। अब ये डेबिट साइड का टोटल हमारे पास बनेगा 855,250। तो यहाँ पे अगर डेबिट एक्सीड करती है तो ये हमारा लॉस होता है और ये लॉस जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के नाम और ये बनेगा 2,82,750। तो ये टोटल भी दोस्तों हमारा वही बनेगा। अब यहाँ पे हमारा दोस्तों यही टोटल आएगा 8,55,250। तो ये हमारा लॉस हो जाएगा। ये लॉस हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स के नाम देना है, दैट इज़ ए काइंड ऑफ लॉस। तो यहाँ पे 250 का ये लॉस हमने दिखाया और 10,000 जो वेंडर पे करके गया रियलाइजेशन कॉस्ट, उसकी एंट्री भी रियलाइजेशन टू बैंक है। तो ये हमने सारी पोस्टिंग कर दी है और यहाँ पे हमारा ये लॉस आ रहा है। तो ये बनेगा दोस्तों हमारा, ये बनता है 2,82,750। अब मैं इसकी एंट्री करूं तो यहाँ पे इसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम लॉस की एंट्री करें तो ये बनेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो अगर लॉस आता है तो ये डेबिट हो जाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड। तो यहाँ पे करेंगे टू रियलाइजेशन, तो ये हम करेंगे लॉस की एंट्री। तो ये आएगा 2,82,750। तो जैसे हमने अकाउंट बनाया तो ये भी एंट्री हो गई। अब दोस्तों मैं एक बैंक अकाउंट भी यहाँ पे बनाना चाहूँगा। अब कुछ ना हमारे पास बैंक जो है बैलेंस होगा जो हमारे ESH को ही जाएगा। तो यहाँ पे एक बैंक का हम अकाउंट बना के देख लेते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स और अमाउंट, डेबिट क्रेडिट।
अब यहाँ पे हम लेते हैं, अब हमने बैलेंस को लीव किया था दोस्तों टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि 15,000 उसने रिटेन कर लिए थे वेंडर ने। अब इसमें हमने क्या क्या पे किया, हमने पे किया बाय रियलाइजेशन, हमने पे किया रियलाइजेशन, क्या पे किया 2500, हमने पे किया टैक्स बाय रियलाइजेशन 7500, और एक हमने डाइसेंटिंग शेयर होल्डर्स को ओवर पे किया 250। इसका मतलब अभी भी हमारे पास जो बैलेंस है कैश का वो हमारे अब ESH को मिलेगा, जिनको कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब इनको कितना मिलेगा दोस्तों, ये यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे बनता है इनका बैलेंस, तो ये हमने पे कर दिया। अब 325 ये डिसेंटिंग को हमने इतना बैंक में पूरा पे किया, ये भी हमने पे किया, तो 1750 जो बचेगा वो हमारे ESH को मिलेगा। ये हमने वैसे तैयार कर दिया है। तो अब हम देखेंगे यही कैश, अब ये बैंक जो है ये अवेलेबल होगा, ये भी प्लस हो जाएगा। जब हम अकाउंट बनाएंगे तो ये PC प्लस ये हम दोनों मिला के अपने शेयर होल्डर को देंगे। जो भी कैश अवेलेबल बचता है हमें अकाउंट बना के देख लेना चाहिए। जो बचेगा वो हमारा किनका पैसा होगा, वेंडर का, वो होगा इक्विटी शेयर होल्डर का। तो दोस्तों यहाँ तक हमने कर लिया है। अब हम अपनी कैपिटल को क्लोज़ करते हैं। अब दोस्तों मैं कैपिटल को क्लोज़ करूँगा। अब हमारी जो रियल कैपिटल है, अब जो रियल कैपिटल है वो हमारी दोस्तों यहाँ पे है 6 लाख, लेकिन 6 लाख हम नहीं लेंगे। अब यहाँ पे हम 100 शेयर को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि 100 × 30 जो हमारे 100 शेयर होल्डर हैं वो हमारे डिसेंटिंग हैं। तो डिसेंटिंग को हम यहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे अगर हमें क्लोज़ करना है। तो मैंने अगर उसको एक्सक्लूड किया 100 × 30, तो ये हमें ज़रूर एक्सक्लूड करना है नॉर्मल शेयर होल्डर में। तो अब हम शेयर होल्डर बना रहे हैं और वो है हमारा नॉर्मल शेयर होल्डर। तो इसकी एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। तो यहाँ पे हम लेंगे दोस्तों 5,97,000, क्योंकि हमने 100 × 30 जो डिसेंटिंग है उनको एक्सक्लूड कर लिए, 3,000 को बाहर कर दिया, और यहाँ पे टोटल अमाउंट है कैपिटल का 6 लाख, और हमने माइनस कर दिया 3,000 क्योंकि ये डिसेंटिंग वाला है, तो ये हमने लेस कर दिया। अब ड्यू कितना करेंगे 5,97,000, तो ये हमने इनको एक्सक्लूड कर दिया। उसके बाद 3,000 को कर दिया। अब रिज़र्व फंड कितना है 1,25,000 और P&L 60,000। तो दोस्तों ये सारा हम अब ट्रांसफ़र करेंगे, दैट विल बी ट्रांसफर्ड। अब यहाँ पे आएगा रिज़र्व फंड। अब दोस्तों यहाँ पे लेते हैं रिज़र्व फंड अकाउंट डेबिटेड। तो हमारे पास जो रिज़र्व फंड है वो है 1,25,000। उसके बाद P&L अकाउंट डेबिटेड, तो P&L हमारे पास है 60,000 इन क्वेश्चन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये हमारा होगा। अब इसका टोटल हम देखते हैं कितना बनता है, 7 5 12, 9 1 10 2 12, 6 18, तो ये बनेगा 7,82,000। अब दोस्तों हमारा सारा कैपिटल में है, अब हमारी एसेट में कोई भी लॉस नहीं है। अब हम बनाते हैं अकाउंट। तो अब मैं बना रहा हूँ इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। तो अब इनको कितनी हमें पेमेंट करनी है तो ये हम देखते हैं। तो इनका कितना बैलेंस बनेगा, तो यहाँ पे हमें अकाउंट बनाना होता है लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर का, क्योंकि एवरी मनी नाउ बिलोंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो हमारे वेंडर हैं उनकी जो भी मनी होगी, जो भी पार्ट होगा, दैट विल बिलोंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब यहाँ पे हमने क्रेडिट कर दिया बाय। अब यहाँ पे लिखते हैं शेयर कैपिटल, तो ये बना था 5,97,000 बाय, यहाँ पे करते हैं रिज़र्व फंड, तो ये हमारे पास है दोस्तों 1,25,000 बाय P&L, और ये हमारे पास है 60,000। तो सिमिलरली अब यहाँ पे हमारा लॉस भी था। अब लॉस के लिए यहाँ पे एंट्री बनी थी टू रियलाइजेशन, और वो था 282,750।
तो दोस्तों ये हमारा लॉस था, ये हमारी क्रेडिट थी। अब हम देखते हैं हमारा बनता क्या है। अब यहाँ पे हमारा टोटल बनेगा, अब दोस्तों हमारा यहाँ पे टोटल बनेगा और ये बनेगा 7,82,000 और ये हमारा लेस हो जाएगा, जिसमें हमें अब कैश या बैंक, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पे ना एक बैंक अकाउंट बना के रखा है जो हमारा 1750 अभी भी वेंडर का बच रहा है, ये किनको जाएगा, शेयर होल्डर को। और जो रिमेनिंग होगा वो हमें शेयर्स मिले थे पीसी में, परचेज कंसिडरेशन में, वो हम यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। तो ये हमारा दोस्तों आंसर होगा। अगर हम चेक भी करें तो ये हमारी बैलेंस होगी और यहाँ का टोटल बनेगा 7,82,000। तो इस तरह दोस्तों हमें करना है। तो ये हमारी एंट्री बनेगी यहाँ पे, तो ये हमारा सम होगा। तो इस तरह हमें कैश भी देना है। अब यहाँ पे हमारा लॉस हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन हमें जो कैपिटल ड्यू करनी है वो डिसेंटिंग को लेस करके करनी है। तो ये हमारा लॉस हो गया। लॉस हमेशा डेबिट होता है इक्विटी शेयर होल्डर में। अब जो कैश बचा था वो भी हमारा इनके नाम जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम टोटल करें तो 5 5 10, 7 1 8, 7 15, 5 20 हम टोटल कर सकते हैं। 7 2 9, 9 1 10, 10 2 12, 8 1 9 9 18। दोस्तों बिल्कुल हमारा टोटल सही आ रहा है। और जो कैश है वो हमने वही अपने ESH को दे दिया और जो PC में हमें शेयर मिले वो भी हमने दोस्तों दे दिए। तो ये हमारा सम है। अब लास्ट एंट्री अगर हम वेंडर की कंपनी में करें तो हमारी यही एंट्री बनेगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड। एक हम देंगे उनको कैश या बैंक, ये होगा 1750 और एक जो हमें PC में शेयर मिले थे ये होंगे 497,500। अगर हम इसका टोटल करें तो ये बनेगा 499,250। तो इस तरह हमने उनको शेयर भी दे दिए। तो ये हमारी एंट्री बनती है इन द बुक्स ऑफ वेंडर। तो ये हमने शेयर होल्डर अकाउंट बनाया, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाया। अब यहाँ पे भी हमें लिखना होता है पर्टिकुलर्स। तो ये जब भी दोस्तों हम अकाउंट बनाएंगे ऐसे हमें पर्टिकुलर्स वगैरह लिखना होता है, अमाउंट, और ये होगा डेबिट एंड क्रेडिट। और वेंडर कंपनी ही रियलाइजेशन अकाउंट बनाती है। तो ये हमने किया। तो पहले हमें लॉस हुआ वो ESH को गया, वो एंट्री लॉस की हमने कर दी। उसके बाद अब हमने क्लोज़ की शेयर कैपिटल और जो हमारे क्रेडिट फंड है वो भी क्लोज़ किए। फिर हमने बैंक बना के देखा जो हमारे पास सरप्लस है वो मनी किनको जाएगी, हमारे शेयर होल्डर को, और ये एंट्री भी हमने कर दी। अब दोस्तों मैं एक और एंट्री करना चाहता हूँ। अब हम बनाएंगे बुक्स ऑफ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता जब तक हम परचेजिंग कंपनी ना करें। अब हम यहाँ पे 2-3 एंट्री होती हैं हमारी। अब हम करते हैं परचेजिंग कंपनी। अब इसकी बुक्स में क्या होगा, अब ये करेंगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिटेड। अब यहाँ की जो परचेजिंग कंपनी की स्टार्टेड होती है टू वेंडर कंपनी। अब वेंडर कौन है, अब यहाँ पे आएगा वाई कंपनी। तो X हमारा परचेजिंग है। तो हमने जो PC कैलकुलेट की थी वर्किंग नोट में वहीं से हमारी स्टार्टिंग होगी जो हमने पहला स्टेप किया था। अब जो उन्होंने एसेट टेकन ओवर की, अब उन्होंने सारी एसेट ली थी एक्सेप्ट 15,000 जो वेंडर ने खर्च किया था। तो हमने यहाँ पे 8,45,000 ही लेना है। अब यहाँ पे उन्होंने लायबिलिटी भी ली है। अब लायबिलिटी कितनी ली है, 75,000। अब यहाँ पे उनकी PC कितनी है, जिसको हम लिखते हैं बिजनेस परचेज, जिनको हम लिखते हैं बिजनेस परचेज, और ये होगा 497,500। और रिमेनिंग हमारा जो आंसर होगा वो होगा कैपिटल रिजर्व। तो दोस्तों हम देखते हैं अगर हमारी डेबिट साइड एक्सीड करती है तो यहाँ पे हमारा आंसर कैपिटल रिजर्व में आता है। तो देख लें कितना बनता है। टोटल हमारा 845 है। तो अगर हम इनका टोटल करें तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट में करके देख सकते हैं। तो हमारी क्रेडिट साइड में टोटल कितना आ रहा है, 0,05571217, ये बनता है 5,72,500। ये हमने लेस किया। तो यहाँ पे हमारा जो कैपिटल रिजर्व है
तो यहाँ पे हमारा दोस्तों कैपिटल रिज़र्व देख लेते हैं। तो ये बनता है, यहाँ पे हमारा कैपिटल रिज़र्व क्या होगा, तो हम लेस करके देखते हैं। तो ये कैपिटल रिज़र्व होगा 005, तो यहाँ पे होगा 42, यहाँ पे ये बनेगा 7, तो ये बनता है 272,500। तो ये हमारा दोस्तों कैपिटल रिज़र्व बनेगा। अब इन्होंने लायबिलिटी भी ले ली और ये भी हो गया। और लास्ट एंट्री, अब वेंडर को पे करना है। अब हम करेंगे वेंडर और वाई कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू, अब इन्होंने शेयर कैपिटल दे दी। अब शेयर कैपिटल कितनी दी, वही जितनी हमारी ड्यू थी इन द फॉर्म ऑफ शेयर। बाकी डिसेंटिंग को यहाँ पे हमारे वेंडर ने पे किया है, तो डिसेंटिंग की लायबिलिटी वेंडर ने पे किया, वो यहाँ पे हम नोट नहीं करेंगे। तो ये है। अब यहाँ पे हमने अपनी पीसी दी है, यहाँ पे अपनी लायबिलिटी, डेबिट में एसेट जो बचेगा वो होगा कैपिटल रिजर्व। अगर हमारी क्रेडिट साइड एक्सीड करती है तो गुडविल डेबिट हो जाती है, तो ये हमने शेयर कैपिटल भी दे दी। तो दोस्तों इस तरह से हम एंट्री करते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा डिसेंटिंग का रहा है, बड़ा इम्पॉर्टेंट, तो इसको हमें समझना है। तो डिसेंटिंग को पहले बाहर निकाल देना है, पीसी ड्यू करनी है। तो ये हमारी सारी एडजस्टमेंट हैं, इनको ध्यान देना है। अब यहाँ पे 15,000 रिटेन किया था, उन्होंने सारी एसेट और लायबिलिटी ली थी, हमने हर बात को पढ़ा। जो वेंडर पे करता है वो अपनी तरफ से रियलाइजेशन में पे करके जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी टोटल एसेट हैं। तो इस तरह हमें वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट को हमने क्लोज भी किया। तो दोस्तों हमें समझना है, अब ये हमारा परचेज़ कंसिडरेशन का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको पहले हम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हमारी जर्नल एंट्री होती हैं वेंडर की कंपनी में। तो ये क्लोजिंग ऑफ एसेट है, ये हमारी लायबिलिटी क्लोजिंग है, पीसी ड्यू है, तो ये हमें करना है। तो इसके बाद हम रियलाइजेशन बनाते हैं, बैंक भी बना के देते हैं, कितना बचा है वो शेयर होल्डर के नाम जाएगा। लास्ट में हम इक्विटी शेयर होल्डर बनाते हैं। उसके बाद हमारी परचेजिंग कंपनी की एंट्री होती हैं। देयर आर नॉर्मली 3 एंट्री। तो दोस्तों दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट सम ऑफ डिसेंटिएंट शेयर होल्डर एंड वी हैव टू वॉच केयरफुली एंड फुल वीडियो, है ना, सो दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड क्लियरली। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।